Audio Jungle. Good morning, student. Let's begin today's topic. In this session, we will discuss some questions. I'll take some questions, and these questions I will be solved over here, and you will get the better grip and to understand these questions is really very helpful for you. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा और उसका फिर आंसर्स दूंगा मैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या क्वेश्चन ये 1 कहता है कि क्या कभी एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड क्या एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो सकता है? ये क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड जो है, क्या वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर है कि नहीं, यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या इक्वल हो सकते हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो अब आप इसको सॉल्व करिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या इक्वल हो सकता है कि नहीं। पे देखिए आप लोग, एवरेज स्पीड का अगर फॉर्मूला आप देखें ध्यान से, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे लोग, टोटल डिस्टेंस ठीक, अपॉन टोटल टाइम। अब इसी तरह से अगर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम कहें कि ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये इक्वल हो सकता है। देखिए ध्यान से, अगर तो यहाँ पे है टोटल टाइम, यहाँ भी टोटल टाइम है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है, राइट, और यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अब ये इक्वल तभी हो सकता है जब टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट ये दोनों बराबर हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि अगर टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल है, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल है, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल हो गया तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं आंसर यस ओनली इफ टोटल डिस्टेंस and total distance is equal to total displacement then average velocity is equal to average speed, तब ये हो सकता है। तो ये हमारा आंसर है। तो इसको ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा पहला चीज़, ठीक है। अब इसी तरह से एक चीज़ और समझते हैं हम लोग। कल हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे, तो आज जो है मैं आपको उसी में थोड़ी बातें और ऐड करते हैं कि जो डिस्टेंस होता है, बच्चे लोग ध्यान से देखिए, जो डिस्टेंस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो अभी तक आप नहीं समझे हैं, उसको समझिए। डिस्टेंस जो होता है बच्चे लोग, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। डिस्टेंस जो होगा या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, या ये मान लो कोई पर्सन है। अब अगर ये पर्सन ए पे है तो जब ये चलेगा या तो नहीं चलेगा, अगर नहीं चला तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, जीरो। और अगर ये चला तो चाहे जिस दिशा में जाए, चाहे इधर चले जाए, चाहे इधर चले जाए, चाहे इधर चले जाए, कहीं भी जाए, इसके डिस्टेंस को हम हमेशा हर बार क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ से यहाँ गया बी पे, तो इसका डिस्टेंस हम मान लिए D1। उसके बाद ये बी से गया सी पे, ये डिस्टेंस मान लिए D2। फिर सी से डी पे गया, ये डिस्टेंस मान लिए D3। लेकिन जब हम टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो इस डिस्टेंस को D1 प्लस D2 प्लस D3 ऐसे ऐड ही करेंगे, यानी डिस्टेंस को हमेशा क्या करते हैं, ऐड। तो इस तरह से इसका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब वो हमेशा ऐड होगा, वैल्यू बढ़ाएगी। तो डिस्टेंस जो होता है, अब ध्यान से समझने वाली बात ये है, ध्यान से समझ लो कि जो डिस्टेंस होता है, इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो और इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव।
डिस्टेंस या तो जीरो रहता है या पॉजिटिव रहता है, लेकिन निगेटिव नहीं रहता। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे लोग, वो जीरो हो सकता है। आपने कई बार देखा है डिस्प्लेसमेंट जीरो आया है। आपने डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव में भी लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, यानी तीनों हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव। माइनस में भी आंसर आया है डिस्प्लेसमेंट का, आता है। डिस्टेंस का हमेशा वैल्यू जीरो आ सकता है या तो प्लस में आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो इसमें ये चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ध्यान देने वाली बात है। यानी यहाँ पे लिख सकते हो कि जो डिस्टेंस होता है इट कैन नॉट बी निगेटिव, इट कांट बी निगेटिव। ये निगेटिव कभी नहीं हो सकता, हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। और ये क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, जबकि ये क्या रहेगा? जीरो या सिर्फ पॉजिटिव। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा बच्चे लोग। अब हम लोग इसी क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हैं और समझाते हैं आपको। देखिए ध्यान से। अब अगर मान लीजिए एक तरफ मैं लिखता हूँ स्पीड, एक इस तरफ हो गया स्पीड, और इस तरफ हम मान लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, इस तरफ है वेलोसिटी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे स्पीड जो होता है बच्चे लोग, अब स्पीड के बारे में ध्यान से समझिए। स्पीड जो होता है, डिस्टेंस देखो क्या होता है? जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ये सब हो सकता है ना। तो इसीलिए स्पीड जो होता है, स्पीड भी बच्चे लोग ध्यान से देखिए, स्पीड भी जीरो हो सकता है या स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, सॉरी स्पीड पॉजिटिव हो सकती है। जबकि वेलोसिटी क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। यानी वेलोसिटी में तीनों शर्त हो सकती है, जबकि स्पीड में सिर्फ जीरो या पॉजिटिव हो सकती है। पर स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होती, निगेटिव कभी भी नहीं होती। तो ये आंसर है, इसको दिमाग में रखिए कि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड कैन बी जीरो, स्पीड कैन बी ज़ीरो और स्पीड कैन बी पॉजिटिव। स्पीड कैन बी जीरो और स्पीड कैन बी पॉजिटिव। वेलोसिटी कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव। ठीक है, तो इस वेलोसिटी में दोनों हो सकता है। अब आपसे अगर एमसीक्यूज में बोल दे कि एक क्वेश्चन दे दे कि क्या कभी स्पीड निगेटिव हो सकता है, तो आंसर है निगेटिव कभी नहीं हो सकता। ट्रू एंड फॉल्स में ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो स्पीड है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, और जो डिस्टेंस है वो जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकती है, पर निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ऐसा केस है ये। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और आगे बढ़ते हैं इसी में कि एक मशीन है जिसको कहा जाता है ओडोमीटर। कुछ बच्चे लोग, ये एग्ज़ाम में कई बार आया है कि ओडोमीटर क्या है। ठीक है, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर बच्चे लोग याद रखना, ओडोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो टोटल डिस्टेंस नापती है। टोटल डिस्टेंस नापने में काम आता है। तो टोटल डिस्टेंस अगर मेजर हो जाएगा तो आप लोग इससे टाइम से डिवाइड करोगे तो स्पीड भी निकाल सकते हो। तो यानी ये जो ओडोमीटर होती है ये स्पीड कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है। तो अब मुझे समझ में आ गया, आप लोगों को इस बात को ध्यान हो गया होगा कि ओडोमीटर क्या है और ओडोमीटर का फंक्शन क्या है। ठीक है बच्चे लोग, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। एक क्वेश्चन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये थोड़ा सा वापस से लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें क्या डिफरेंस है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में? तो ये समझते हैं। यहाँ पे जो ये एक्सेलरेशंस दिया हुआ है, एक्सेलरेशंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस की अगर बात करें तो देखिए यूनिफॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम, यूनिफॉर्म मतलब सेम या कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो कांस्टेंट ना हो, जो फिक्स ना हो।
तो अब एक्सेलरेशन कौन सी चीज़ है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म तभी होगी जब इसकी जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो। यानी अगर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट ना हो, यानी चेंज इन वेलोसिटी आप लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और अगर चेंज इन वेलोसिटी, अगर चेंज इन वेलोसिटी जो है वो नॉट कांस्टेंट हो या नॉट कांस्टेंट हो, नॉट कांस्टेंट हो, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें जो है, एक पॉइंट और है, समझ लेते हैं। आपको और सरल भाषा में मैं समझा देता हूँ, इजी वे से। लेट्स टेक इट इन द सिंपलर वे, ओके, लिटिल बिट सिंपल वे। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब कभी भी आए तो ध्यान देना कि जो भी एक्सेलरेशन हो, जो भी एक्सेलरेशन हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो वो कैसा हो? कांस्टेंट, फिक्स हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट इज़ एक्सेलरेशन विच एदर इंक्रीज और डिक्रीज कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज हो, फिक्स हो, हर समय फिक्स हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी मैं देखा तो किसी गाड़ी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टाइम देखा T1 है ये, मान लो T2 टाइम पे देखा, T2 टाइम पे तो भी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो T3 टाइम पे देखा तो भी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन चाहे जिस टाइम पे मैं देख रहा हूँ वो एक्सेलरेशन क्या है? हर टाइम पे वही है। तो यानी ये जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस का मतलब जैसे मैंने अभी देखा T1 टाइम पे तो मान लो वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फिर मैंने T2 टाइम पे देखा तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, चेंज हो गया। फिर मैंने T4 पे देखा या T3 पे देखा तब हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बच्चे लोग बताइए इसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो हर टाइम पे अलग अलग आ रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो फिक्स हो, जो कांस्टेंट हो, जिसमें एक्सेलरेशन चेंज ना हो, कांस्टेंट हो। और यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो, यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जो भी हो वो फिक्स तरीके से हो, समझ गए? वो कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज हो, जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज ना हो। ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है कि एक तरफ वेलोसिटी बना दिया जाए और एक तरफ टाइम बना दिया जाए, ठीक है, और पूछा जाए कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ क्या देगा? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा बताइए? ये क्वेश्चन है कि मतलब वीटी यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसमें एरिया जो होगा वो क्या बताएगा। तो जैसे यहाँ पे एरिया अगर आप इस ग्राफ का निकालो, जैसे मान लो ऐसा ग्राफ है, अगर इसका एरिया निकालोगे तो ये एरिया आएगा, ये है ना। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अगर एरिया निकालोगे तो ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा T। तो इसका एरिया कैसे आएगा? एरिया आएगा वेलोसिटी, मतलब ये लेंथ हो गया, और ये ब्रेथ हो जाएगा टाइम, तो ये T है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो V इंटू टी। और V इंटू टी किसके बराबर होता है बच्चे लोग बताओ? तो V इंटू टी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर। यानी एरिया जो है इस केस में वो किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, ठीक है। अगर यही ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ होता, अगर यही ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे है स्पीड और ये मान लीजिए टाइम है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इसमें जो एरिया है वो किसके बराबर है, ये क्वेश्चन है मेरा। तो एरिया कैसे लोगे? ये मान लो मैंने ग्राफ बना दिया। अब इसमें मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये जो चीज़ है वो स्पीड है
और ये जो चीज़ है यहाँ पे, इसको अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे ये टाइम है इतना। अब एरिया जब मैं इसका लूँगा तो क्या आएगा, लेंथ यानी स्पीड और ब्रेथ यानी क्या होगा, ब्रेथ यानी टाइम। और स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के। तो यानी इस केस में जो एरिया है वो डिस्टेंस के बराबर है। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ होगा बच्चे लोग, अगर स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो एरिया आपका डिस्टेंस के बराबर होगा, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो ये मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे।